वन पीस के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था नेवी के बहुत सारे सोल्जर रूम बी के पैसेजवे पे पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ सोल्जर रूम ए पे ही रह जाते हैं और जो लोग रूम ए पे रह जाते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं क्योंकि वो रूम शिनोकुनी गैस से भर चुका है। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद भी लूफी का टीम रुकता नहीं। जो ब्राउन बियर्ड है वो पूरी तेजी से वहां से निकल रहा है। सब लोग कहते हैं ब्राउन बियर्ड जल्दी करो, हम लोगों को उन बच्चों को भी बचाना है। ब्राउन बियर्ड कहता है देखो एक एक करके तुम लोग बहुत सारे लोग मेरे ऊपर चढ़ गए, अभी तुम लोग बहुत ज्यादा हेवी हो रहे हो, तुम लोग रन क्यों नहीं करते। जोरो बहुत ज्यादा सीरियसली कहता है हम लोग भाग नहीं रहे क्योंकि उसके पीछे भी एक रीजन है। ये सुन के ब्राउन बियर्ड सोचता है सीरियसली उसके पीछे कोई रीजन है। जोरो कहता है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा टायर्ड है और हम लोग भागना नहीं चाहते, हम लोग पूरा दिन बहुत ज्यादा भाग चुके हैं इसलिए हम लोग तुम्हारे ऊपर आराम करना चाहते हैं। ये सुन के ब्राउन बियर्ड को गुस्सा आता है, कहता है तुम लोग बस आराम ही करना चाहते हो, नीचे उतरो और खुद भागो, मुझे ऑर्डर मत दो। लेकिन सब लोग कहते हैं नहीं ब्राउन बियर्ड तुम्हें ही दौड़ना पड़ेगा। ब्राउन बियर्ड को वो लोग दौड़ा के मार रहे हैं। अगले सीन में हम लोग इमोशनल कैप्टन तशीकी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा रो रही है क्योंकि वो अपने टीम के सब लोगों को बचा नहीं पाई। लेकिन तभी उन लोग के एक वियर्ड सा आवाज सुनाई देता है। सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, वो लोग नोटिस करते हैं एक बहुत बड़ा ग्रीन ड्रैगन उन लोगों की तरफ आ रहा है और सब लोगों के ऊपर आते ही वो हमला कर देता है आग से। सब लोग कहते हैं एक ड्रैगन यहाँ पर कैसे आ गया। कुछ लोग कहते हैं अरे ये ड्रैगन तो स्ट्रॉ हैट लूफी के क्रू के साथ ही आया था। तशीकी कहती है मैंने पहले सुना था डॉक्टर वेगापंक ने यहाँ पर एक मिथिकल क्रिएचर को क्रिएट किया था जो कि एक ड्रैगन है, वो इस आइलैंड को सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया था। लेकिन ये ड्रैगन तो थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा शांत था, अभी ये हम लोगों के ऊपर हमला क्यों कर रहा है। जो ड्रैगन है वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है, सब लोगों के ऊपर फायर ब्रीथ से हमला करता है। उसके बाद आ जाता है तशीकी के सामने। तशीकी के ऊपर भी वो हमला करने ही वाला था, अचानक से उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। डर के मारे वो वहां से भाग के चला जाता है। सब लोग कहते हैं देखो ये ड्रैगन डर गया, और ये ड्रैगन तशीकी से बिल्कुल भी नहीं डरा है। यहाँ पर कोई और आ चुका है और उसके हाकी से उसे डर लगा है तो वो वहां से भाग जाता है। हम लोग देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं वाइस एडमिरल वेर्गो है। लेकिन वेर्गो को देखने के बाद G5 के जितने सारे सोल्जर है सब लोग चीयर करने लग जाते हैं और कहते हैं हमारा रीइंफोर्समेंट आ गया। यहाँ पर वाइस एडमिरल स्मोकर भी है, वाइस एडमिरल वेर्गो भी है, अभी उन लोगों की खैर नहीं। G5 के सारे सोल्जर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उन लोगों को लगता है वेर्गो उन लोगों के साइड में है। लेकिन उन लोगों को यही नहीं पता वेर्गो उन लोगों के ऑपोजिट साइड में खड़ा हुआ है, वो उन लोगों का एनिमी है। तशीकी देखते ही कहती है तुम लोग भागो यहाँ से, लेकिन वो अपना बात भी खत्म नहीं कर पाती। वेर्गो फिंगर पिस्टल यूज करता है, उसके आसपास जितने सारे सोल्जर थे सब लोगों को लेटा देता है। ये देख के बाकी के सोल्जर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो वाइस एडमिरल वेर्गो, क्या उन लोगों ने कुछ गलत किया है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो लोग कुछ गलत भी करते हैं आप उन लोगों को पनिशमेंट भी देना चाहते हो, फिंगर पिस्टल उन लोगों के ऊपर यूज मत करो, अगर आप फिंगर पिस्टल से उन लोगों के ऊपर हमला करते हो तो वो लोग मर जाएंगे। ये देख के तशीकी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, उसकी सांस फूल जाती है और वो पास्ट के बारे में सोच रहा है। जब वो पहली बार वाइस एडमिरल वेर्गो से मिली थी उसे लगा था ये इंसान बहुत ही अच्छा और रिलायबल इंसान है, वो बहुत ज्यादा हम्बल है, कोई दूसरा बंदा भी अगर कोई मिस्टेक करता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बोल लेता है, तो उसे लगा था ये एक बहुत अच्छा वाइस एडमिरल है। एक बार जो मिसिंग केस हुआ था उसे लेके वो उसके पास गई थी, लेकिन वाइस एडमिरल वेर्गो ने कहा था मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है खुद और जो बच्चे खो चुके हैं वो एक्चुअली मर चुके हैं एक्सीडेंट में। लेकिन उन लोगों के जो पेरेंट्स है वो लोग मानना नहीं चाहते, जब तुम मदर बन जाओगी तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। कोई मॉम या फिर डैड नहीं चाहता उसका बेटा या फिर उसकी लड़की मर जाए और वो लोग ये एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। उन लोगों को लगता है कि उन लोगों का जो बच्चे है वो जिंदा है, किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सब कुछ वो याद कर रही है और वो अपने आंखों के सामने देख रही है वेर्गो कैसे उसके लॉयल सोल्जर को ऐसे मार रहे हैं, सामने से पीछे से जहाँ से आ रहे सब लोग को खत्म कर रहे हैं। और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, अपना तलवार निकाल लेती है और कहती है तुम लोग साइड में हट जाओ, तुम लोगों को लगता है ये जो बंदा है वो एक्चुअली में वो नहीं है। वो उसके ऊपर हमला करता है लेकिन वो बात भी खत्म नहीं कर पाती। वेर्गो उसे पकड़ता है, हाकी को यूज करता है और तशीकी के मुंह पे एक पंच करता है जिससे तशीकी डाउन हो जाती है। लेकिन वहाँ पर जितने सारे सोल्जर है वो लोग कहते हैं ये कोई वेर्गो नहीं है, ये एक इम्पोस्टर है, शायद कोई डेविल फ्रूट यूजर है, वो डिस्गाइज में है। सब लोग कहते हैं हाँ वाइस एडमिरल वेर्गो कभी भी हमारे कैप्टन तशीकी को ऐसे मार नहीं सकते, वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, हम लोग उसे एक फादर फिगर की तरह मानते हैं, ये कोई इम्पोस्टर है। क्योंकि वो लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे वाइस एडमिरल वेर्गो कभी भी उन लोग को बिट्रे कर सकता है। तो सारे सोल्जर इस इम्पोस्टर वेर्गो के ऊपर हमला करता है जो एक्चुअली में वेर्गो है। वेर्गो सब लोगों को मार के लेटा देता है। तशीकी लेट लेट के सोच रही है मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा, वो रो भी नहीं पा रही और वो सोचती है प्लीज स्मोकर हम लोग को बचा लो। लेकिन वेर्गो वहां पर आ जाता है और तशीकी को मारने ही वाला होता है। कोई दूर से चिल्ला के कहता है साले एक लेडी के ऊपर तू कैसे हाथ उठा सकता है। यस, यहाँ पर हमारा वुमनाइजर सांजी आता है और वेर्गो को एक किक करता है, उसको वहां से हटा देता है।
तो वहाँ पर जो बचे कुछ सोल्जर है वो लोग देख के कहते हैं अरे ये तो स्ट्रॉ हैट क्रू का हिस्सा है, वो हम लोगों का मदद क्यों कर रहा है। सांजी बड़े स्टाइल में अपना सिगार जलाता और कहता है मैंने यहाँ पर एक लड़की की रोने की आवाज सुना इसलिए मैं उसे बचाने आ गया। लेकिन विर्गो भी उठ के खड़ा हो जाता है, उसे भी ज्यादा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद हम लोग जोरो की टीम को देखते हैं, उन लोगों के पीछे वो फायर ड्रैगन पड़ चुका है और उन लोगों के ऊपर हमला कर रहा है। सब लोग कहते हैं ये ड्रैगन तो पहले बहुत ज्यादा शांत था, अभी वो हम लोगों के ऊपर हमला क्यों कर रहा है। ब्राउन बियर्ड कहता है इसको मेडिसिन दिया गया था, लेकिन एक्चुअली में ये ड्रैगन बहुत ज्यादा वायलेंट है। उन लोगों के पीछे ड्रैगन लग जाता है, सब लोग कहते हैं ब्राउन बियर्ड जल्दी करो, जल्दी भागो, जल्दी भागो। दूसरी तरफ हम लोग लूफी को देखते हैं, वो चिल्ला रहा है मैं आ रहा हूँ, ऐसे चिल्लाते हुए भाग रहा है। उसके पीछे पीछे स्मोकर भी आ जाता है। स्मोकर कहता है लूफी तू कहाँ पर जा रहा है। लूफी कहता है ऑफ कोर्स मैं सीजर को पकड़ने जा रहा हूँ, उसको मार के मैं किडनैप करने वाला हूँ। स्मोकर कहता है मैं जाके पकड़ूंगा विर्गो को, मेरे रास्ते में मत आ जाना। लूफी कहता है तेरे रास्ते में, तू मेरे रास्ते में मत आना। ये कह के स्मोकर चला जाता है पहले। लूफी कहता है रुक जा, उड़ के मत जा, मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे। अगले सीन में हम लोग उस बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है मोचा। वो दरवाजा पीट रहा कहता है दरवाजा खोलो, मुझे वापस जाना है, वापस जाना है। लेकिन वहां पर जो सोल्जर है वो लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सोल्जर को देख के उसे और भी ज्यादा डर लगता है। तभी वहां पर चॉपर पहुंच जाता है, हेवी पॉइंट यूज करता है और सारे के सारे सोल्जर को पीटता है। लेकिन चॉपर को देखने के बाद भी मोचा को बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन चॉपर को समझ में आ जाता है ये ड्रग का असर है, तो वो उसके पीछे चला जाता है, उसको एक इंजेक्शन देता है जो एक्चुअली में मेडिसिन है। और इंजेक्शन देने के कुछ सेकंड बाद ही मोचा ठीक हो जाती है। तो वो पूछता है बाकी के बच्चे कहाँ पर है, वो सब कुछ बता देती है उसके साथ क्या हुआ है और वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। लेकिन ये सुनने के बाद ही चॉपर कहता है नहीं, उन लोगों को एक भी कैंडी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो मोचा कहती है जल्दी करो, मेरे साथ चलो, मुझे पता है बिस्कुट रूम का एक शॉर्टकट। तो वो लोग शॉर्टकट लेके वहां पर चले जाते हैं। अपने लेबोरेटरी में बैठ के सीजर ये सब कुछ देख रहा है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है ये विर्गो क्या कर रहा है, वो G5 के सारे सोल्जर को मार क्यों रहा है, वो मेरे टेस्ट सब्जेक्ट है। लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में आइडिया आता है, कहता है ये करो, बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी के बीच में जो पैसेज हुए है उसका पहले का दरवाजा बंद कर दो और दूसरा वाला दरवाजा खोल दो। तो वहां से वो शिनुकुनी अंदर घुस जाएगा, वहां पर जितने सारे लोग हैं सब लोग मर जाएगा। तो मोनेट कहती है वहां पर तो विर्गो भी है। सीजर कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे भी मारना है, उसे भी मार डालो। तो वो लोग कहते हैं ठीक है यही करेंगे। अगले सीन में हम लोग चॉपर और मोचा को देखते हैं, वो लोग शॉर्टकट लेके बहुत ही जल्दी बिस्कुट रूम पे आ जाता है। लेकिन वहां पर आने के बाद ही उन लोगों को बाकी बच्चों का आवाज सुनाई देता है। तो चॉपर जल्दी करके आता है और इस दरवाजे को बंद करता है और कहता है मोचा अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो, अगर तुम लोग सच में अपने घर वापस जाना चाहते हो तो इस दरवाजे को बंद करना ही पड़ेगा। दोनों मिलकर इस दरवाजे को बंद करता है और चॉपर कहता है इन बच्चों को बिस्कुट रूम पे बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए और वहाँ पर जाके उन लोगों को कैंडी खाना नहीं चाहिए। तो मोचा कहती है क्यों, हम लोग कैंडी क्यों नहीं खा सकते। तो चॉपर सब कुछ बता देता है उसे। नेक्स्ट हम लोग लेबोरेटरी के सामने लूफी और स्मोकर को देखते हैं, दोनों ही बहुत ही तेजी से यहाँ पर आता है। लूफी इतनी तेजी से दौड़ता है फ्लोर पे आग लग जाता है, लेकिन स्मोकर अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज करता है, उड़ते हुए आता है। लूफी को बहुत ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत पड़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है और कहता है एक सेकंड रुक जा। लेकिन स्मोकर रुकता नहीं, दरवाज़ा खोल देता है और कहता है अगर विर्गो रहा अंदर उसके सामने तू मत आना, वो मेरा एनिमी है। लूफी कहता है हाँ स्मोकर मुझे अच्छी तरीके से पता है और ये जो सीजर है वो मेरा एनिमी है। अंदर दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है वहाँ पर बस सीजर है। उसे देखते ही लूफी को गुस्सा आ जाता है, उसके सामने चला जाता है और उसे एक ज़बरदस्त सा पंच करता है, दीवार पे दे मारता है। आते ही धमाधम मारना स्टार्ट कर देता है। ये देख के मोनेट भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। जब स्मोकर नोटिस करता है यहाँ पर विर्गो का नामो निशान नहीं है, वो यहाँ से निकल जाता है विर्गो को ढूंढने के लिए। सीजर कहता है स्ट्रॉ हैट लूफी तू बहुत ज्यादा एनोइंग है, लेकिन उतने में लूफी उसके पास आ जाता है और कहता है पकड़ लिया। वो बहुत मुश्किल से वहां से बचता है। उसके बाद फिर से लूफी उसके ऊपर जंप करता है, वो बहुत मुश्किल से और भी ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है और कहता है तू मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहा है स्ट्रॉ हैट लूफी, मैं तेरा एनिमी नहीं हूँ। लूफी कहता है मुझे नहीं पता मैं तेरे ऊपर हमला क्यों कर रहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने बोला है अगर मैं तुझे पकड़ता हूँ किडनैप करता हूँ तो बहुत ज्यादा मजेदार चीज होने वाला है। ये सुन के सीजर समझ जाता है और कहता है ओ इसका मतलब तूने लॉ के साथ अलायंस किया है। सुन स्ट्रॉ हैट लूफी, लॉ बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो बहुत ज्यादा बेईमान है, वो तेरे साथ बेईमानी करेगा, देख लेना उसने मेरे साथ भी बेईमानी किया है, तो तुझे उसका साइड लेना नहीं चाहिए। लूफी कहता है चुप कर, मुझे मत सिखा मुझे क्या करना चाहिए। वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन इस पॉइंट पे सीजर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो एक गैस से अटैक करता है, उसके बाद उस गैस में आग जला देता है। लूफी बाल बाल वहां से बच जाता है, कहते हैं ये किस तरह का अटैक है। उसके चारों तरफ आग जल जाता है, लेकिन लूफी कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो तुझे पकड़ के ही जाऊंगा। वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी सीजर एक टाइप का अटैक करता है। उसके आसपास जितना सारा ऑक्सीजन था सब कुछ वो सोख लेता है, जिससे लूफी को और सांस नहीं आता और कहता है ये एनोइंग अटैक फिर से कर रहा है तू। उसके इस अटैक से बचने के लिए लूफी पीछे की तरफ आ जाता है जहाँ पर आग जल रहा है, तो वहाँ पर उसे ऑक्सीजन भी मिल जाता है क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकता।
और वो कहता है तुझसे मुझे इतना ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा। सीजर कहता है हाँ, तू मेरे पास नहीं आ पाएगा, अगर तू मेरे पास आता है तो तुझे सांस नहीं मिलेगा। लूफी कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं इतने दूर से भी तुझे मार सकता हूँ। वो सेकंड गियर को यूज़ करता है और यूज़ करता है जेट दो पिस्तौल। वो कहता है हाँ, तू इतनी दूर से कैसे मारेगा, लेकिन लूफी बहुत ज़्यादा फास्ट है, उसके पास आ जाता है, सीजर को पंच भी कर देता है। सीजर कहता है ये बंदा इतना ज़्यादा फास्ट कैसे बन गया। सीजर को भी गुस्सा आ जाता है, वो भी डेस्परेटली अटैक करता है लूफी के ऊपर। उसके आसपास जो ऑक्सीजन है वो फिर से सोख लेता है, लूफी को फिर से सांस नहीं आता। लूफी कहता है ये बंदा हर बार इस एनोइंग टेक्निक को यूज़ क्यों करता है। लूफी दूर से मारता है, वो बच जाता है। सीजर भी अपना एक तलवार निकाल लेता है, उसके ऊपर हमला करता है, कहता है मुझे तेरी पास जाने की जरूरत नहीं, मैं दूर से ही तुझे मार सकता हूँ। और दोनों एक दूसरे के साथ घमासान फाइट कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी के बीच के पैसेजवे का सीन देखते हैं, जहाँ पर सांजी के साथ वेर्गो का फाइट हो रहा है। वेर्गो वहां से धीरे धीरे उठता और कहता है तू मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहा है। सांजी कहता है तूने एक लेडी को मारा, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ। दोनों ही बहुत ही ज्यादा तगड़ा फाइट करते हैं। वहाँ पर जो सोल्जर है वो लोग कहता है ये स्ट्रॉ हैट लूफी का क्रू का हिस्सा है, ये हम लोगों का मदद क्यों कर रहा है। और सांजी घूमता है, डियाब्लो जामे को यूज करता है और उसे दे मारता है, वो पीछे जाके दीवार में टकराता है। सब लोग कहते हैं ये बंदा सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तभी सब लोग नोटिस करते हैं पैसेजवे और बिल्डिंग बी का जो एंट्रेंस का गेट है वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। सब लोग कहते हैं जल्दी करो, हम लोग को जल्दी वहाँ पर पहुंचना पड़ेगा वरना ये गेट भी बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बिल्डिंग बी के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर है और कुछ सोल्जर आके कहते हैं स्ट्रॉ हैट लूफी का टीम बिल्डिंग बी पे घुस चुका है। वो लोग कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए बिल्डिंग डी पे कोई भी घुसना नहीं चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर लॉ आ जाता है और लॉ को देख के वो लोग कहते हैं वो देखो वो ट्रेटर आ रहा है। लेकिन लॉ कोई भी बात नहीं करता, वो यूज करता है रूम और उन लोगों को बीच में से फाड़ देता है। अगले सीन में हम लोग लूफी और सीजर के बीच का फाइट देखते हैं। सीजर लूफी के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है, लूफी को फाइट बैक करने का चांस ही नहीं दे रहा। वो एक के बाद एक उसके ऊपर अटैक कर ही जा रहा है, या तो बॉम्ब से अटैक करता है या तो तलवार से अटैक करता है। कभी कभी उसके आसपास का ऑक्सीजन को सोख लेता है, उसे सांस नहीं मिलता। लूफी कहता है ये बंदा हर बार इस एनोइंग टेक्निक को क्यों यूज करता है। उसे एक लात मारता है, कहता है मुझसे दूर रहे तू। जब वो बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है उसे सांस मिलता है और वो सोचता है मुझे एक ही सेकंड में उसे हराना पड़ेगा। सीजर कहता है एक सेकंड में हराएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे हराने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा और तब तक तू बिना सांस के ही मर जाएगा। दूसरी तरफ सांजी उन सोल्जर के ऊपर चिल्ला के कहता है तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या तार रहे हो, निकलो यहाँ से, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। वो लोग दरवाजे को बंद कर रहे हैं ताकि वो लोग दूसरे दरवाजे को खोल सके और वहां से पॉइजन गैस अंदर घुस जाए। वो बात भी खत्म नहीं कर पाता, वहां से पॉइजन गैस अंदर घुस रहा है तो सारे के सारे सोल्जर से भाग जाते हैं। तभी वेर्गो उठ जाता है और कहता है मेरे रास्ते से हट जा। सांजी कहता है मेरा कैप्टन तुम जैसे लोगों से बहुत ज्यादा हेट करता है। तभी वेर्गो आ जाता है, पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करता है। सांजी अपने पैर से रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर का हड्डी टूट जाता है और वो सोचता है ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा तगड़ा फाइट हो रहा है और G5 के सोल्जर बाहर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे हैं और कहते हैं ये ब्लैकफुट सांजी हमारे लिए फाइट कर रहा है। कुछ लोग तो उसे भाई भी बुलाते हैं और कहते हैं ब्लैकफुट ब्रदर भाई बाहर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि तुम लोगों के पीछे जो शिनुकुनी गैस है उससे भर चुका है, तुम लोगों को जल्दी वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग फिर से लूफी और सीजर का फाइट देखते हैं। सीजर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है लूफी के ऊपर। वो कहता है अभी तुम्हारे पास दो ही रास्ता है, या तो तुम्हें हार मानना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, या फिर मेरे साथ फाइट करके मरना पड़ेगा। लूफी कहता है मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, मैं तुझे पकड़ के लेके जाऊंगा। अगर तुझे मारने के लिए मुझे सांस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, तो मैं एक सांस में तुझे मारूंगा। वो आर्मामेंट हार्डनिंग को यूज़ करता है, सेकेंड गियर को यूज़ करता है और अपने सर को पीछे की तरफ ले जाता है, पीछे जाके बहुत ज़्यादा सांस लेता है और उसके बाद उसे हेडबट से मरता है। वो साइड में आ जाता है, लूफी उसके ऊपर आ जाता है और उसके बाद यूज़ करता है गम गम जेड्डो गटलिंग और वो हाकी भी यूज़ करता है। और अगर ये लगता सीजर वहाँ पर ही खत्म हो जाता, लेकिन वहाँ पर मोनेट है, वो एक दीवार बना देता है स्नो का और उसके ऊपर जाके लगता है। वो दीवार तो टूट जाता है लेकिन सीजर को कुछ भी नहीं होता। मोनेट कहती है सच में तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और वो कहती है मास्टर सीजर तुम्हें इसके साथ फाइट नहीं करना चाहिए, ये एक मीनिंगलेस फाइट है, तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए, हमारे कस्टमर को संभालना चाहिए। तो वो वहाँ से निकल जाता है। लूफी उसके पीछे पीछे जाने वाला था लेकिन मोनेट पकड़ लेती है और कहती है नहीं मैं तुम्हें उसे पकड़ने नहीं दे सकता, अगर तुम उसे मार डालते हो या फिर किडनैप करते हो
तो जोकर मुझे मार डालेगा। ये सुन के लूफी कहते ये पक्षी वाला जोकर है कौन, सब लोग इससे इतना ज्यादा डरते क्यों है। अगले सीन में हम लोग ट्रूफॉल्गर लॉ को देखते हैं, वो बिल्डिंग डी के सामने है, उसे ओपन करके हंसते हुए उसके अंदर चला जाता है। और जब सीजर के सोल्जर ये देखते हैं, वो लोग पूरे के पूरे लैब में ये ब्रॉडकास्ट करते हैं, वन ऑफ द 7 वॉर्लॉर्ड ऑफ द सी ट्रूफॉल्गर लॉ बिल्डिंग डी में घुस चुका है, जहाँ पर सैड मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। जो सीजर है वो कहते हैं ये बंदा करना क्या चाहता है, उसे नहीं पता अगर वो उसके अंदर घुस गया तो ऐसा कुछ होने वाला है जिसे वो हैंडल नहीं कर सकता। जहाँ पर विर्गो के साथ सांजी फाइट कर रहा है, विर्गो भी वहां से निकल जाता है। विर्गो कहता है ये बंदा सच में एक नंबर का ट्रेटर है, अभी मुझे समझ में आ रहा है वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। वो लूफी को अपना दोस्त बनाया और वो 7 वॉर्लॉर्ड को भी ज्वाइन किया ताकि वो वहां पर जा सके। वो ए से डी को हथियाना चाहता है, वो सीजर को भी किडनैप करना चाहता है। अभी मुझे समझ में आ रहा है ये सचमुच का ट्रेटर है और मुझे इसे खत्म करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ सांजी भी वहां से निकलने वाला था, लेकिन देखता है वहां पर बहुत सारे सोल्जर गिरे हुए हैं, तो वो उन सोल्जर का भी मदद कर रहा है। और ये करते करते बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, वो दरवाजा बंद हो जाता है। सब लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं नहीं ब्लैकफुट भाई तुम्हारा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम हमारा मदद कर रहे थे लेकिन तुम ही मर गए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो लोग देखते हैं सांजी ऊपर है, ऊपर से अंदर घुसता है और कहता है मैं मर नहीं गया सालो, और तुम लोग मेरे लिए चिंता मत करना, मुझे अच्छा तभी लगता है जब कोई लड़की मेरे लिए चिंता करता है। और तुम लोग उसका क्या करने वाले हो, तुम्हारा भाई एडमिरल विर्गो वो तो एक नंबर का ट्रेटर है, उसने तो तुम लोगों को ही मार दिया था। ये सुन के बाकी के सोल्जर कहते हैं नहीं वो असली का विर्गो नहीं है, वो एक इम्पोस्टर है। ये सुन के जो तशगी है वो कहती है हाँ वो एक इम्पोस्टर है, वो ये बताना नहीं चाहती वो सच में विर्गो है और उसने उन लोगों के साथ बेईमानी किया है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं उसके ऊपर। अगर उन लोगों को पता चलता है विर्गो ने उन लोगों के साथ ऐसा किया है तो नेवी और जस्टिस के ऊपर से उन लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ये सुनते ही सांजी समझ जाता है और वो इस बात को लेकर ज्यादा बढ़ाता नहीं, और वो कहता है चाहे वो इम्पोस्टर हो और कोई भी हो, वो तुम लोगों को मारा है और बाहर से चला गया है, हम लोग को उसे पकड़ना पड़ेगा। तशगी कहती है हाँ हमें उन बच्चों को भी बचाना पड़ेगा। दूसरी तरफ विर्गो कॉल करता है जोकर को और वो सब कुछ बता देता है लॉ ने क्या क्या किया है, लॉ ने हम लोगों के साथ बिट्रे किया है। ये सुन के जोकर को भी गुस्सा आता है। जोकर मतलब डॉफ्लामिंगो, वो है ड्रेसरोसा पे जो न्यू वर्ल्ड का एक पार्ट है, और वो वहां पर बैठा हुआ है अपने पुल के सामने, और वो कहता है मैंने लॉ को अपने भाई जैसा ट्रीट किया लेकिन उसने मेरे साथ ही गद्दारी किया, अगर मैं लॉ के जगह पे होता मैं भी ऐसा ही करता, सबसे पहले मैं ए से डी को खत्म कर देता, नष्ट कर देता, उसके बाद मैं सीजर को किडनैप कर लेता। नहीं मैं सीजर को किडनैप नहीं करता, अगर मैं उसके जगह होता तो मैं सीजर को मार ही देता। जब वो फोन पे बात कर रहा था हम लोग देखते हैं वहां पर एक लड़की आ जाती है, वो भी डेविल फ्रूट यूजर है, उसके हाथ सारे के सारे वेपन बन जाता है और वो जोकर के सामने कूद जाती है। जोकर को तो मस्त व्यू दिख रहा होगा तो वो उसके ऊपर कैनन भी चला देता है। जोकर बाहर से गिर जाता है लेकिन उसे कुछ होता नहीं है। वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो बहुत ज्यादा रो भी रही है और कहती है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी एसोल, तूने ऐसा कैसे किया, तूने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा क्यों किया। जोकर विर्गो से कहता है अगर लॉ ने मेरे एसएडी को डिस्ट्रॉय कर दिया और सीजर को भी मार डाला तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पूरे दुनिया में बस एक ही बंदा है सीजर जो एसएडी को प्रोड्यूस कर सकता है। अगर एसएडी के फॉर्मूला को लेके सीजर मर गया तो मेरा बिजनेस का सत्यानाश हो जाएगा। देखो लॉ को मैंने बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया था इतने सालों तक, लेकिन अभी टाइम आ चुका है। विर्गो मुझे पता है तुझे बुरा लगेगा लेकिन लॉ को मार डाल, उसे ऐसे मार ताकि वो चीखता रहे, उसे इतना ज्यादा दर्द दे के मारना ताकि उसे पैदा होने पे अफसोस हो और उसे पता चले वो किसके खिलाफ गया है। दूसरी तरफ ये लड़की जोकर के ऊपर हमला कर ही जा रहा है। जोकर के साइड में एक बंदा है, वो बंदूक निकालता है, उस लड़की के ऊपर गोली चलाता है, उसके हाथ पे लगता है, वो नीचे गिर जाती है। बाकी के लोग भी आके पकड़ते हैं और कहते हैं इतना ज्यादा जिद्दी होने की जरूरत नहीं, सब लोगों को पता है तुम यंग मास्टर को मार नहीं सकते, बेबी 5 तुम अपना गुस्सा थूक दो। लेकिन ये लड़की कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, उसने मेरे बॉयफ्रेंड को मार डाला है। उसके बाद वो वेपन निकालती है और फिर से हमला करती है जोकर के ऊपर, लेकिन जोकर अपना हाथ उठाता है और वो लड़की वहां पर ही जम जाती है, वो वहां से हिल भी नहीं पाती, वो बहुत देर तक स्ट्रगल करने के बाद भी वहां से निकल नहीं पाती। उसके बाद जोकर कॉल करता है सीजर और मोनेट को और वो लोग कहते हैं तुम लोग को जल्द से जल्द भाग का काम खत्म करना पड़ेगा। ये सुन के वो लोग कहते हैं हाँ हम लोग उस काम को खत्म करने ही वाले हैं, और वो ऑर्डर देता है तुम लोग को लॉ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, और जो स्ट्रॉ हैट है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये बंदा कॉन्करर हकी यूज कर सकता है। ये सुन के वो लोग और भी ज्यादा चौंक जाता है, कहते हैं ये बंदा कॉन्करर
हक यूज कर सकता है, हमको तो देख के लगा ही नहीं था। जोकर हंसते हुए कहता है, ओए ओए इस ड्रॉयड को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ये बंदा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ये प्रोबेबली लॉ से भी ज्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पर मेरे पास एक लड़की है जिसका खून बहुत ज्यादा गर्म है। बेबी 5 और बफेलो, इन दोनों को मैं वहां पर भेज रहा हूँ इंस्पेक्शन के लिए, और वहां का काम खत्म करके जल्द से जल्द सब लोग ड्रेस रोसा पे वापस आ जाओ। इसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं। वो कहता है, मुझे समझ में नहीं आया ये पक्षी जैसा दिखने वाला बंदा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए सीजर को तो मैं किडनैप करके ही रहूंगा। लेकिन मोनेट रोक देती है और वहां पर वो अपना स्नो का एबिलिटी दिखाती है, जिससे चारों तरफ बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। लूफी कहता है, घर के अंदर तूफान कैसे आ सकता है? मोनेट कहती है, मैंने खाया है स्नो फ्रूट और मैं स्नो को कंट्रोल कर सकती हूँ। वो लूफी को पकड़ लेता है स्नो से। लूफी वहां से निकल जाता है अपना पावर से और मोनेट के ऊपर वो हमला करता है, जिससे मोनेट के बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लेकिन मोनेट मरता नहीं, वो उसके पीछे से आ जाता है, क्योंकि मोनेट ने जो डेविल फ्रूट खाया है वो है लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट। लूफी के ऊपर हमला करता है, लूफी भी बच जाता है। उसके बाद मोनेट कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकती स्ट्रॉयड, लूफी तुम्हें समझना पड़ेगा। वो अपने स्नो के एबिलिटी से लूफी के चारों तरफ एक बहुत बड़ा दीवार बना देता है, एक टूम जैसा बना देता है, जिसके अंदर लूफी फंस जाता है। और वो कहता है, फिर से ये टेक्निक, ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ से भी निकल जाऊंगा। वो यूज करता है सेकंड गियर और गम गम जेत्तो गतली, जिससे वो उस दीवार को तोड़ देता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है, वो कहते हैं, ये पक्षी वाला बंदा गया कहाँ पर, उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। और यहाँ पर बिस्किट रूम के सामने उस दरवाजे को बंद करके रखा है चॉपर और मोचा ने। और जब मोचा को पता चलता है उन लोगों को कैंडी क्यों नहीं खाना चाहिए, उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, वो बहुत ज्यादा रोती है और कहती है, मैं सब लोग के साथ एक साथ घर वापस जाना चाहती हूँ, मैं उन लोगों को कैंडी दूंगा ही नहीं। तो चॉपर कहता है, तुम्हें जल्द से जल्द वहां पर जाना पड़ेगा, जाके उस कैंडी को फेंकना पड़ेगा, तब तक मैं इन लोगों को रोक के रखता हूँ। मोचा वहां से चली जाती है और चॉपर अपना पूरा दम लगा के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन जो जाइंट के बच्चे हैं, जो बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। उस दरवाजे को मार मार के दरवाजे को ही तोड़ देता है, वो लोग बाहर आ जाते हैं। अगले सीन में हम लोग उस ग्रीन ड्रैगन को देखते हैं। वो बंदा अभी भी जोरो के टीम के पीछे पड़ा हुआ है और पूरे के पूरे बिल्डिंग में आग लगा देता है। वो सब कहता है, अगर ये आग जाके उस टैंक पे लग जाता है, वो टैंक फट जाएगा, और अगर वो टैंक फट जाता है तो दीवार टूट जाएगा और बाहर से सिनोकुनी गैस अंदर घुस जाएगा, तो हम सब लोग मर जाएंगे। हम लोगों को इस ड्रैगन को किसी न किसी तरीके से रोकना ही पड़ेगा। सबसे पहले नामी उसके ऊपर वार करती है थंडर शॉक से। ये देख के किनेमन बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, ये दूध पे पट्टी लगाने वाली लड़की निंजुत्सु कर सकती है। ये सुन के सब लोग हंस रहे हैं, बस नामी को छोड़ के। एक एक करके सब लोग अटैक करता है, उसब अटैक करता है, रॉबिन अटैक करता है, जिसके वजह से इस ड्रैगन को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। वो ऊपर से गिर रहा है, वहां पर चला जाता है। किनेमन और ब्रोक दोनों अटैक करता है और कॉम्बाइन अटैक से उसकी फोड़ देता है। वो नीचे गिर जाता है, वो मरने के कगार पे आ जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं किनेमन उसे लात मारे ही जा रहा है, क्योंकि किनेमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस ड्रैगन को देख के। ड्रैगन से वो बहुत ज्यादा हेट करता है। ये देख के ब्रुक कहता है, अरे ड्रैगन ने क्या तुम्हारे माँ बाप को मार डाला है, तुम ड्रैगन से इतना ज्यादा हेट क्यों करते हो? किनेमन कहता है, हाँ मैं इन लोगों से बहुत ज्यादा हेट करता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने इससे भी कुछ ज्यादा बुरा किया है। तभी नामी चिल्ला के कहती है, तुम दोनों जल्दी करो, वापस आ जाओ, वरना छोड़ के भाग जाएंगे हम लोग। तो वो लोग जल्दी जल्दी वहां पर चले जाते हैं। और थोड़ी देर तक चलने के बाद उन लोगों को चौपारी दिखता है। वो एक्चुअली में उसके मॉन्स्टर फॉर्म में है और वो सारे के सारे बच्चों को बिस्किट रूम पे जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। वो बच्चे चौपर को बहुत ज्यादा पीटते हैं, लेकिन चौपर उन लोगों के ऊपर हाथ भी नहीं उठाता, उन लोगों को पकड़ के रखने की कोशिश करता है, क्योंकि पता ये सारा का सारा ड्रग का असर है। नेक्स्ट हम लोग एक ट्रीटमेंट सेंटर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की का चेकअप चल रहा है। और चेकअप होने के बाद लड़की पूछती है, वो बच्चा कहाँ पर है जो मेरे साथ यहाँ पर आया था? मैंने ना छुप छुप के देखा था, वो सीक्रेट रूम पे चला गया था और वहाँ पर जाके उसने कुछ खाया था, जिस वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो गया था ड्रैगन में। क्या वो सही सलामत है? ये सुन के वो लोग कहते हैं, क्या बात करा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन वो लड़की कहती है, नहीं मैंने अपने आंखों से देखा है, वो बच्चा जिसका नाम है मोमोनोसुके, वो ड्रैगन बन चुका है। नेक्स्ट हम लोग एसएडी मैन्युफैक्चरिंग रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर लॉ घुसता है और उसके पीछे पीछे आ जाता है वेर्गो। वेर्गो कहता है, लॉ तू बहुत ज़्यादा हरामी है, तू बहुत ज़्यादा चालाक है, लेकिन ये चालाकी तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। तू जैसे चालाक लोग बहुत ही जल्दी मर जाते हैं और तूने जोकर को बिट्रे किया, तुझे तो मैं बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। अगर मैंने तेरे हार्ट को क्रश कर दिया तो तू यहीं पर ही मर जाएगा, लेकिन मैं तुझे ऐसे नहीं मारूंगा, मैं तुझे धीरे धीरे तरपा तरपा के मारूंगा। वो हकी यूज करता है, उसके सामने चला जाता है, उसके मुंह पे मारता है। लॉ रिएक्ट भी नहीं कर पाता, उसके ऊपर फिर से मारता है, उसे लेटा देता है और कहता है,
क्या कर रहा है, उठ उठ, तू इतनी जल्दी मर नहीं सकता, तू मेरे हाथों तरफ तरफ के मरेगा। दूसरी तरफ हम लोग मोनेट और लूफी का फाइट सीन देखते हैं। लूफी बहुत ज्यादा तंग आ चुका है उसके इस एनोइंग फाइटिंग स्टाइल से। मोनेट कहती है चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें सीजर को पकड़ने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर ऐसा किया तो मैं ही मर जाऊंगी, मुझे तुम्हें यहाँ पर ही रोक के रखना पड़ेगा। वो उसके चारों तरफ एक दीवार बना देती है। लूफी कहता है अरे फिर से ये एनोइंग टेक्निक। वो सेकंड गियर को यूज़ करता है, उसे तोड़ देता है, लेकिन उसके बाद एक और दीवार बना देता है। लूफी उससे भी तोड़ देता है, लेकिन मोनेट कहती है यहाँ पर 10-10 लेयर है बर्फ़ का, तुम कितना भी तोड़ो तुम यहीं पर ही रहोगे। लूफी अंदर से जेट्टोगटलिंग यूज़ करता है, सारे के सारे दीवार को तोड़ रहा है और बाहर से मोनेट दीवार बनाते ही जा रहा है। ऐसा चक्रव्यूह चलते ही जा रहा है। लूफी बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है। मोनेट अंदर घुसता है और कहता है तुम्हें तो यहाँ पर मैं रोक के ही रखूँगा। लूफी कहता है ये पॉसिबल नहीं है, तू मेरा टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तू मेरे से फाइट में कभी भी जीत नहीं पाएगा, मैं तुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मोनेट कहती है हाँ ये तो तुमने सही बोला, तू मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, अगर मैं तुझसे 1-on-1 फाइट करता हूँ तो मैं कभी जीत ही नहीं पाऊँगा, लेकिन एक चीज़ तुम्हें याद रखना पड़ेगा, एक फाइट में वही नहीं जीतता जिसके पास ज़्यादा ताकत है, वो जीतता है जो अपने ताकत को अच्छी तरीके से यूज़ कर पाता है। और वो लूफी को हक कर लेता है और कहता है देखो अभी तुम्हें नींद आ रहा है, तुम मुझे दूर नहीं ढकेल सकते, तुम्हें धीरे धीरे नींद आ रहा है। लूफी के ऊपर वो हिप्नोटाइज जैसा कुछ करता है और लूफी सोचता है इस लड़की का बॉडी इतना ज़्यादा ठंडा क्यों है, और वो वही कर रहा है जो लड़की बोल रही है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाता है, वो सोने ही वाला था, वो मरने ही वाला था, तभी उसे जोरो का बात याद आता है। जोरो ने कैसे बोला था लूफी ध्यान से रहना, अभी हम लोग न्यू वर्ल्ड पे है। और वो याद आने के बाद ही उसका हिप्नोटाइज का असर खत्म हो जाता है। वो उस पक्षी वाले बंदे को पकड़ लेता है, मोनेट को पकड़ लेता है और अपने पैर से मारता है जमीन में और चिल्ला के कहता है जेट दोस्त प्यार, और वो जमीन को ही तोड़ देता है। लूफी का पावर देख के मोनेट भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है, सोचती है इस बंदे के अंदर इतना ज्यादा पावर अभी भी बचा था, लेकिन लूफी अपने बॉडी के ऊपर बैलेंस नहीं कर पाता, वो उस गड्ढे के अंदर घुस जाता है। मोनेट बहुत ज्यादा हंसती है और कहती है ये क्या हो गया, देखो तुमने अपने मौत के कुएं के अंदर खुद ही जंप कर दिया, अगर अभी तुम्हारे पास उड़ने का कोई एबिलिटी नहीं है तुम बाहर से कभी भी नहीं निकल पाओगे। हम देखते हैं लूफी जाके गिरता है एक कचरे के ढेर के ऊपर। दूसरी तरफ यहाँ पर चॉपर अपना पूरा दम लगा देता है उन बच्चों को रोकने के लिए, लेकिन वो बच्चे रुकते ही नहीं, चॉपर को मार मार के बाहर से भग जाता है और थोड़ी देर बाद उसका मॉन्स्टर पॉइंट का पावर खत्म हो जाता है, वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और इसके साइड इफेक्ट के वजह से वो अपने बॉडी को हिला भी नहीं पाता। वो अपना पूरा दम लगा देता है इन बच्चों को रोकने के लिए, लेकिन रोक नहीं पाता। वो लोग भाग के चले जाते हैं बिस्किट रूम पे, लेकिन तभी वहाँ पर नामी और बाकी के लोग आ जाते हैं। वो लोग चॉपर को उठा लेते हैं, तो चॉपर कहता है थैंक गॉड तुम लोग अभी यहाँ पर आ गए, जल्दी करो हम लोगों को जाना पड़ेगा बिस्किट रूम पे। वहाँ पर मोचा अकेले है और वो लड़की अपने सही दिमाग में सही हालात में वो सारे के सारे कैंडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, हम लोग को जल्दी करना पड़ेगा, वहाँ पर जाना पड़ेगा। वो लोग जाके पहुँचते हैं और जो बच्चे वो जल्दी जल्दी जा रहे हैं मोचा के पास और कहते हैं वो कैंडी मुझे दे दे, लेकिन वहाँ पर रॉबिन अपना एबिलिटी यूज करता है, उन बच्चों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चों को पूरी तरीके से रोक नहीं पाता। ये बच्चे रॉबिन के हाथ के ऊपर ही काटना स्टार्ट कर देते हैं, मारना स्टार्ट कर देता है। रॉबिन कहती है मैं ज्यादा देर तक इन लोगों को रोक के नहीं रख पाऊंगी, जल्दी करो जाके उन लोगों को रोको। सारे के सारे बच्चे मोचा से कैंडी छीनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोचा नहीं देती और कहती है मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी, और वो दूसरी तरफ दूसरे दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से वो नोटिस करती है वो दरवाजा स्नो से ढक जाता है। वहाँ पर आ चुका है मोनेट और वो कहती है देखो मोचा ये सही बात नहीं है, तुम्हें अकेले नहीं खाना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ मिल बांट के खाना चाहिए। और वो अपना पावर यूज करती है, तो वहाँ पर जोरो और बाकी लोग भी आ जाते हैं और देखते ही पहचान जाते हैं और कहते हैं ये एक लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट ईटर है। अगले सीन में टेस्ट रूम में हम लोग उस बच्चे को देखते हैं जिस बच्चे ने मोमोनोस्के को ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, और वो वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है उन लोग को बताता है, तो वो लोग कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं, वो एक दूसरे फैसिलिटी में है, वो एक दूसरे रूम में है, वो सही सलामत है। और वो कहते हैं नहीं तुम्हें ये चीज़ किसी को भी बताना नहीं चाहिए, ये एक सीक्रेट है ना, और उस लड़की को वहाँ से भेज देते हैं। और वो लोग कहते हैं हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा, एक बच्चे ने ये देख लिया, हम लोग को जल्द से जल्द मास्टर को इस इंसिडेंट के बारे में बताना पड़ेगा। अगले सीन में हम लोग एसएडी मैन्युफैक्चरिंग रूम को देखते हैं जहाँ पर वेर्गो बहुत ज्यादा धो रहा है लॉ को मार मार के उसका भरता बना देता है, लेकिन लॉ उसी बीच में रूम का एबिलिटी यूज करता है, उसका हार्ट वापस ले लेता है, लेकिन उतने में वेर्गो उसके सामने आके उसे फिर से लात मारता है, उसका हार्ट फिर से वापस ले लेता है। उसके बाद लॉ के मुंह पे हाकी यूज करके बहुत ज्यादा पीटता है, लेकिन लॉ भी यूज करता है काउंटर शॉक से वेर्गो को ज्यादा कुछ नहीं होता, तो लॉ भी उसे माँ बहन की गाली बकना स्टार्ट कर देता है, जिससे आ जाता है वेर्गो को गुस्सा। वो लॉ का हार्ट निकालता है, उसे दबाने लगता है, जिससे लॉ बहुत ज्यादा चिल्लाता है, उसके हार्ट
हार्ट को और भी ज्यादा दबाता है और भी ज्यादा क्रश करता है, जिससे लॉ बहुत ज्यादा चीख रहा है, इतना ज्यादा चीख रहा है कि वो मरने के कागार पे आ जाता है। तभी उन लोगों के पीछे कोई आके खड़ा होता है, जिसे देख के वेर्गो लॉ का हार्ट दबाना बंद कर देता है, पीछे की तरफ घूमता है और कहता है दिखता नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ, इसी बीच में तुझे टपकना था वाइस एडमिरल स्मोकर। अगले सीन में हम लोग बिस्किट रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर मोने सब लोगों को अपने पावर से परेशान कर रहा है। वो मोचा को कहता है तुम्हें अकेले सारा का सारा कैंडी खाना नहीं चाहिए, वो तो तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ बांटना चाहिए। लेकिन मोचा कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये कैंडी बहुत ज्यादा बुरे है, ये हम लोग को खाना नहीं चाहिए, तो मैं ये किसी को भी नहीं दूंगी। दूसरी तरफ रॉबिन कहती है जाओ सब तुम जाके कुछ सी प्रिज्म स्टोन वाले हैंडकफ ले आओ, क्योंकि लूफी ने मुझसे पूछा था मुझे वो ढूंढने के लिए, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाई, तुम लोग जाओ। तो उसब ब्रोक और किनेमन चला जाता है सी प्रिज्म स्टोन वाले हैंडकफ ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ स्मोकर घुस चुका है बिल्डिंग डी के सैड मैन्युफैक्चरिंग रूम पे, और वहां पर घुसने के बाद चारों तरफ वो देखता है और कहते है ये कौन सा रूम है, क्या चल रहा है यहाँ पर, सब कुछ ज्यादा डिस्गस्टिंग क्यों है। वेर्गो कहता है तुझे उससे क्या, निकल यहाँ से। और नीचे पड़ा हुआ है लॉ। लॉ कहता है तू मेरे साथ फाइट कर रहा था वेर्गो, तू उसकी तरफ क्या देख रहा है। वेर्गो उसके हाथ में उसका हार्ट लेता है, उसे दबाता है, लॉ चीखता है और कहता है लॉ तू नीचे गिरा हुआ है, नीचे ही पड़ा रहे, मैं तो तुझे बाद में आके देखता हूँ। स्मोकर कहता है वेर्गो मेरे नेवी के जो सोल्जर है वो लोग तुझे बाप की तरह मानते थे, एक फादर फिगर मानते थे, लेकिन तूने उन लोगों के साथ ऐसा बिट्रे कैसे किया। वो कहता है ओ तेरे नेवी के सोल्जर, लेकिन मैं उन लोगों का बेस कमांडर हूँ, अगर मैं उन लोगों को मार भी डालता हूँ तो वो मेरी मर्जी है, और कुछ मिनट पहले मैं उनसे मिला भी था। तो ये सुन के स्मोकर कहता है तूने उन लोगों के साथ क्या किया। वेर्गो कहता है पता नहीं, मुझे याद नहीं, मतलब वेर्गो ने सब लोगों को खत्म कर दिया है। ये सुनने के बाद स्मोकर को भी गुस्सा आता है, वो उसके ऊपर कंटिन्यूसली हमला कर रहा है, वो भी हमला कर रहा है, और जो वेर्गो है उसका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, स्मोकर के हर बार से बचता है। इसके बाद स्मोकर अपना डेविल फूड का एबिलिटी यूज करके अचानक से उसके सामने आ जाता है और मुंह पे एक जबरदस्त सा पंच करता है, जिससे वेर्गो को बहुत ज्यादा लगता भी है, उसका खून मून निकल जाता है, लेकिन वो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है और स्मोकर चिल्ला के कहता है वो मेरे लोग है, मेरे आदमी है, मेरे आदमी को छूना भी मत। अगले सीन में हम लोग बिल्डिंग बी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सांजी, तशिगी और नेवी के G5 के सोल्जर है। वो लोग कहते हैं यहाँ पर तो चारों तरफ आग लग चुका है, और उस ड्रैगन ने जहाँ पर आग लगाया था उसके बाद एक बहुत बड़े टैंक पे आग लग जाता है, वो फट जाता है, और फटने की वजह से जो सीलिंग है वो भी फट जाता है, और बाहर से शिनोकुनी गैस भी अंदर घुस रहा है। तो सांजी कहता है जल्दी करो भागो। तशिगी को कहता है तुम पहले जाओ, तुम जाके उन लोगों को लेके बाहर जाओ और मैं उन लोगों को बाहर निकालता हूँ। मतलब सांजी भी उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहा है। सांजी और तशिगी दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं उन लोगों को बचाने के लिए, और यहाँ पर सीजर ये सब कुछ मॉनिटर पे देख रहा है और कहता है ये बंदे कितना ज्यादा गधा है, उन लोगों ने खुद से जो शिनोकुनी गैस है उसको अंदर घुसा है, अभी तो ये बंदे मरने ही वाले हैं। और वो ऑर्डर देता है बिल्डिंग सी और बिल्डिंग डी के जो गेट है उसे बंद करने के लिए, ताकि सब लोगों को बिल्डिंग आर पे घुसना पड़े, और वो चाहता है सब लोगों को बिल्डिंग आर पे घुसाना और सब लोगों को एक साथ मारना। और इन सब चीजों के बीच में लूफी कहाँ पर है, वो है कचरे के ढेर पे। वो वहां से उठता कहता है मैं तो बहुत ऊपर से गिरा। उसके बाद उसे भूख लग जाता है, ऐसे सिचुएशन में उसे भूख लग जाता है, और वो सोचता है मैं बहुत देर से दौड़ रहा था तो मुझे तो भूख लगेगा ही। वो खाना ढूंढने की कोशिश करता है कचरे के ढेर में, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद उसे एक अचानक सा प्राणी दिखने को मिल जाता है। वो लूफी को कहता है अरे तू कौन है, तू मेरे ऊपर ये सब कुछ क्यों फेंक रहा है। लूफी कहता है ये बंदा कौन है। अगले सीन में हम लोग सीजर को देखते हैं, वो उसके जितने सारे सोल्जर है सब लोग को एक जगह पे बुला लेता है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो लोग आते हैं वेगापंक के ऑफिस पे, लेकिन उन लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो लोग वेगापंक से हेट करते हैं। 4 साल पहले वेगापंक की वजह से उन लोग का हालत ऐसा हो गया था। तो सीजर कहता है ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी ध्यान से सुनो, मैं अपना प्लान रिवील करने वाला हूँ। और वो कहता है उसके जितने सारे एनिमी यहाँ पर मौजूद है सब लोगों को वो बिल्डिंग आर पे ले जाना चाहता है। उसके बाद उसके जितने सारे एंट्रेंस है और एग्जिट है सब कुछ बंद करना चाहता है, और उस घर में कुछ एयर वेंटिलेटर है जिससे हवा अंदर से बाहर जाता है, बाहर से अंदर आता है। वो कहता है बाहर से मैं अपना बिगेस्ट क्रिएशन शिनोकुनी का अंदर घुसा दूंगा, और वहां पर जितने सारे लोग हैं सब लोग एक साथ मर जाएंगे, और इसको मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा, अंडरवर्ल्ड के जितने बड़े बड़े ब्रोकर है सब लोग देखेंगे। और उसका प्लान रिवील करने के बाद वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो बहुत ही जोर जोर से हंस रहा है और कहता है दुनिया में अभी ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे साइंटिफिक इंटेलिजेंस को पार कर सके। ये सुनने के बाद उसके जो सोल्जर है, खुद के सोल्जर, वो लोग ही डर जाते हैं और कहते हैं प्लीज मास्टर मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या पूछ सकता हूँ। वो कहता है हाँ पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तो वो लोग कहते हैं आपने क्या उस शिनोकुनी गैस को बनाया है जो कि मास डिस्ट्रक्शन करता है, बहुत सारे लोगों का जान लेता है, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है इस तरह के पॉइजन से, हम लोग अभी भी ट्रॉमाटाइज्ड है, हम लोग वेगापंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते इसी रीजन की वजह से, लेकिन आपने इस तरह का गैस क्यों इन्वेंट किया है। ये सुनने के बाद सीजर कहता है अरे मैंने अपना प्लान उन लोगों को रिवील कर दिया,
मुझे तो याद ही नहीं था। तो वो वहीं पर ही एक फेब्रिकेटेड स्टोरी बनाता है और सब लोग को ये झूठा स्टोरी सुनाता है और पूरा का पूरा ब्लेम दे देता है वेगापंक के ऊपर। और वो कहता है तुम लोग को पता है ना, अगर तुम बाहर के दुनिया पे जाके किसी से भी पूछते हो दुनिया का सबसे खतरनाक और इंटेलिजेंट साइंटिस्ट कौन है, सब लोग कहेंगे वेगापंक है, क्योंकि वेगापंक ने 4 साल पहले इतने बड़े डिस्ट्रक्शन किया था, उसने मास डिस्ट्रक्शन किया था, इसलिए उसका नाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो लोग इस तरह के हथियार ही चाहते हैं। अगर मैं दुनिया को बचाना चाहता हूँ तो मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रमोशन करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए रिसर्च के लिए, और उसके लिए मुझे नंबर 1 साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मास डिस्ट्रक्शन वेपन नहीं बनाता हूँ तो गवर्नमेंट के लोग कभी भी मेरे इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और तभी मैं अपना गोल भी अचीव नहीं कर पाऊंगा। मैं दुनिया में शांति लाना चाहता हूँ और इसलिए मुझे मास डिस्ट्रक्शन वेपन शिनोकुनी बनाना पड़ रहा है। ये सुनने के बाद सारे के सारे सोल्जर बहुत ज़्यादा भोले हैं, इमोशनल हो जाते हैं और कहता है सीजर सीजर हमारा मास्टर सबसे ज्यादा अच्छा है, उसके लिए चीयर करने लग जाते हैं। और सीजर सोचता है हाँ इन बंदों को बुद्धू बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और वो सोचता है असली में तो मैंने ये डिस्ट्रक्शन किया था, वेगापंक मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे नंबर 1 साइंटिस्ट का किताब नहीं मिला, उसे मिल गया क्योंकि वो एक अच्छा साइंटिस्ट है, लेकिन मैं ये तुम लोगों को कभी भी नहीं बताऊंगा। यहाँ पर लूफी को कचरे के ढेर पे मिल चुका है उसका नया खिलौना जो कि एक्चुअली में एक ड्रैगन है, और वो ड्रैगन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता कहता है मेरा नाम है मोमोनोसुके, तू कौन है? लूफी कहता है ओ मुझे देख के लग रहा है तू कोई ड्रैगन नहीं, तू कोई ईल है, मैं तुझे खा सकता हूँ क्या? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है। वो कहता है अरे तेरे मुंह से लाल टपक रहा है, मेरे तरफ ऐसे मत देख, मुझे भी भूख लगा है, मुझे खाने से पहले मैं तुझे खा लूंगा। लूफी कहता है ठीक है समझ में आ गया, अभी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं फ्यूचर में पायरेट किंग बनने वाला हूँ। ये सुन के मोमोनोसुके थोड़ा सा डर जाता है, कहता है पायरेट नहीं, तू पायरेट नहीं हो सकता, जो पायरेट होता है वो हट्टा कट्टा बहुत ज्यादा मोटा होता है, तू पायरेट नहीं हो सकता। उसके बाद उसके पेट में फिर से गुरगुर करता है, कहता है मैंने 10 दिन से कोई भी खाना नहीं खाया। लूफी कहता है हम लोग यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है। मोमोनोसुके कहता है मेरे साथ ये सब कुछ शुरू हुआ जब मैं यहाँ पर आया था तभी से, लेकिन वो बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे थे, मैं उन लोगों के साथ एक ही बोट में यहाँ पर आया था। वो बच्चे हमेशा मुझे खाना देने की कोशिश करते थे, मेरे साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उन लोगों के साथ बात भी नहीं करता था, बहुत ज्यादा रूडली बिहेव करता था क्योंकि मैं एक समुराई था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पर आने के बाद भी, मैं मास्टर से मिलने के बाद भी, बिस्कुट रूम पे भी सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन मैं किसी के साथ दोस्ती नहीं करता था। और उसके बाद जब मुझे एक दिन मौका मिला मैं वहां से भाग गया क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना था, मुझे अपने देश पे वापस जाना था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगा था। और ऐसे घूमते घूमते मोमोनोसुके आ जाता है सीक्रेट पैसेज रूम पे, और वहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक फेल प्रोडक्ट है, एक फ्रूट रखा हुआ है। तो वो उस फ्रूट को तोड़ के वहाँ से निकाल लेता है और उस फ्रूट को खा जाता है। वो एक्चुअली में एक डेविल फ्रूट होता है। लेकिन जब वो अपना खाना खत्म करता है वहाँ पर वो लड़की आ जाती है, उसके साथ मोमोनोसुके थोड़ा सा बात करता है और दोनों में थोड़ा सा दोस्ती हो जाता है। लेकिन तभी उन लोगों को आवाज़ सुनाई देता है वहाँ पर कुछ सोल्जर आ रहे हैं। तो मोमोनोसुके कहता है ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ। वो लड़की चली जाती है, वो भी उसके पीछे पीछे ही आने वाला था, लेकिन उसके पेट में, उसके छाती में बहुत ज्यादा दर्द करता है और वो वहां पर ही गिर जाता है। वहां पर जो सोल्जर है वो लोग दौड़ती अंदर घुसता है, कहते ये कौन सा जगह है, यहाँ पर एक बच्चा क्या कर रहा है। और जो लड़की थी वो वहां पर छुप छुप के देख रही है। और मोमोनोसुके अभी हो रहा है ट्रांसफॉर्म, वो ट्रांसफॉर्म होके एक पिंक कलर का ड्रैगन बन जाता है और उस रूम से भाग के वो बाहर चला जाता है। ये देख के वहां पर जो 2 सोल्जर है वो लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है, उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ देर के लिए उन लोगों को क्या करना चाहिए। एक बंदा कहता है यहाँ पर एक ड्रैगन का बच्चा कहाँ से आ गया। दूसरा बंदा कहता है अरे तूने देखा नहीं, वो जो बच्चा था वही ट्रांसफॉर्म हो गया ड्रैगन में। और कहता है ध्यान से देखिए कौन सा रूम है, ये सीक्रेट पैसेज रूम है, ये वेगापंक का सीक्रेट लेबोरेटरी था पहले, हम लोग को यहाँ पर आने का इजाजत ही नहीं है। तो एक सोल्जर कहता है देखो वहां पर ध्यान से, यहाँ पर तो एक डेविल फ्रूट था ना। तो दूसरा सोल्जर कहता है हाँ यहाँ पर एक डेविल फ्रूट था और ये कोई नेचुरल नॉर्मल डेविल फ्रूट नहीं है, ये डॉक्टर वेगापंक का बनाया हुआ मैन मेकिंग डेविल फ्रूट है। लेकिन दूसरा बंदा कहता है मैंने तो सुना था ये एक फेल प्रोडक्ट है, ये काम कैसे कर गया। तो ये सारा का सारा कहानी मोमोनोसुके लूफी को बताता है और कहता है एक्चुअली में मैं एक इंसान हूँ और डेविल फ्रूट खाने की वजह से मैं ऐसे चेंज हो गया, मैं ट्रांसफॉर्म हो गया। तो लूफी कहता है तू फिर से ट्रांसफॉर्म होकर इंसान क्यों नहीं बन जाता। मोमोनोसुके सुन के कहता है मैं कर सकता हूँ, ये मैं इंसान बन सकता हूँ। लूफी कहता है ऑफ कोर्स बन सकता है। मोमोनोसुके कहता है मुझे लगा था मैं इसी फॉर्म में पूरी जिंदगी फंसा रहूंगा। और वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। उसके बाद वो कहता है मुझे लगा था जो डॉक्टर सीजर है वो एक्चुअली में डॉक्टर है, लेकिन मैंने एक दिन उसका बात सुन लिया था, वो इन बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और ये जो बच्चे हैं वो 5 साल के अंदर मर भी जाएंगे
क्योंकि उसने ड्रग का डोज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और ये सब कुछ सुनने के बाद सीजर के ऊपर लूफी का और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। वो पहले सीजर को ऐसे ही पीट रहा था क्योंकि लॉ ने बोला था, और अभी तो वो उसका पर्सनली बन चुका है, वो उसे पीटेगा, बहुत ज्यादा पीटेगा। और कहता है चलो मोमो हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। मोमोनोस के कहता है हम लोग उड़ नहीं सकते, हम लोग जाएंगे कैसे। लूफी कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे पकड़ ले, मैं दीवार पे चढ़ाई करूंगा और चढ़ के ऊपर जाऊंगा। तो मोमोनोस के कहता है तू सच में एक अच्छा पायरेट है, लेकिन उतने में वो बेहोश हो जाता है क्योंकि 10 दिन से उसने कुछ खाया ही नहीं। लूफी कहता है अरे मर मत जाना, तुझे भूख लगा है क्या, लेकिन मेरे पास खाने जैसा कुछ नहीं है, अभी मैं क्या करूँ। मोमोनोस के उसके बाद उसके अंदर से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, बहुत सारा क्लाउड निकलता है, और क्लाउड पे पैर रख के वो ऊपर की तरफ जा रहा है। लूफी कहता है अरे मोमोनोस के तू तो उड़ रहा है। वो मोमोनोस के ऊपर चला जाता है और दोनों उड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगले सीन में हम लोग उसोप, किनेमन और ब्रूक को देखते हैं। वो लोग जी जान लगा के सी प्रिज्म स्टोन वाले हैंडकफ ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पर फाइट हो रहा है स्मोकर और वेर्गो के बीच में। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा तगड़ा फाइट कर रहे हैं, लेकिन जो वेर्गो है उसका आर्मामेंट हाकी स्मोकर के आर्मामेंट हाकी से ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा भारी पड़ रहा है। लेकिन स्मोकर भी उसे बहुत ज्यादा पीटता है, लेकिन इतना ज्यादा मारने के बाद भी वेर्गो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसे कोई डैमेज हुआ ही नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग G5 के सोल्जर को देखते हैं। वो लोग दौड़ रहे हैं। तशिकी कहती है जल्दी करो सीरिया चलो, हम लोग को ऊपर जाना पड़ेगा, जल्दी जाना पड़ेगा। और पीछे से सांजी आ रहा है और कहता है तुम लोग दौड़ नहीं पा रहे हो। वो सब लोग के पीछे लात मार रहा है और कहता है जल्दी करो, सामने जाओ। पीछे से गैस आ रहा है। सब लोग कहते हैं भाई तू हम लोग को लात मार के मार डालेगा गैस मारने से पहले। और बिस्किट रूम पे सब लोग मोचा के पीछे पड़ा हुआ है। कहते हैं हम लोग को कैंडी दे दे, लेकिन वो नहीं देती और कहती है ये कोई कैंडी नहीं है, ये ड्रग है, ये तुम लोग को नहीं लेना चाहिए। लेकिन कोई भी बच्चा उसका बात नहीं सुनता। तो रॉबिन वहां पर आ जाती है और कहती है मैं इन बच्चों को रोकती हूँ। लेकिन रॉबिन को पीछे से हमला करता है मोनेट और उसे डाउन करवा देती है। और उसके बाद घूम के आती है, उसके दोनों पैरों में 2 तलवार है और उससे वो रॉबिन को मारने ही वाली थी। लेकिन तभी वहां पर जोरो आ जाता है, उसे रोकता है और कहता है तुम तीनों जाके उन बच्चों को रोको, इसको मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ये एक लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट ईटर है। जो लोग हाकी यूज नहीं कर सकते वो लोग इसे बिल्कुल भी हरा नहीं पाएंगे, मैं इसे देख लूंगा। ये सुन के मोनेट कहती है अरे तुम तो पायरेट हंटर जोरो हो ना, मुझे तुम्हारे बारे में भी पता है, तुम्हारा बाउंटी भी बहुत ज्यादा हाई है, 120 मिलियन बेरी बाउंटी, तुम्हारे साथ खेलने में भी मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। जोरो कहता है खेलना चाहता है तू मेरे साथ, मैं तो तुझे फोड़ दूंगा। मतलब जोरो ने डिक्लेयर कर दिया फोड़ देगा, इसका मतलब उसकी खैर नहीं। इसके बाद ही मोनेट और जोरो के बीच का फाइट स्टार्ट हो जाता है और उस मौके का फायदा उठा के नामी, रॉबिन और चॉपर चले जाते हैं उन बच्चों को रोकने के लिए। लेकिन जो मोचा है वो बिस्किट रूम पे है ही नहीं, वो बाहर से निकल जाती है और उसके पीछे पीछे सारे के सारे बच्चे भी आ रहे हैं। मोचा सोचती है नहीं तुम लोग को ये कैंडी खाना नहीं चाहिए, ये कैंडी बहुत ज़्यादा बुरे है, ये हमारे सेहत को और भी ज़्यादा ख़राब बनाते हैं। मुझे पहले लगा था मास्टर और ये मोनेट ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो लोग झूठे, वो लोग बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। मैं तुम लोगों के साथ हमारे घर जाना चाहता हूँ, तो मैं तुम लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं दे सकता क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त हो। यहाँ पर जोरो के साथ फाइट करते करते मोनेट अचानक से गायब हो जाती है। जोरो कहता है ये लड़की अभी कहाँ पर गई, और वो नोटिस करता है वहाँ पर नामी और रॉबिन दौड़ रहा है। तो जोरो उन लोगों के पीछे पीछे दौड़ रहा और कहता है तू कहाँ पर जा रहा है। ये देख के नामी बहुत ज्यादा डर जाती है, उसे लगता है जोरो उन लोगों को मारने के लिए आ रहा है। लेकिन जोरो वहाँ पर आता है मोनेट को रोकने के लिए, क्योंकि मोनेट रॉबिन और नामी को मारने वाली थी। जोरो कहता है तू मेरे साथ फाइट ना करके इन कमजोर लोगों को पहले क्यों मारना चाहती है। मोनेट कहती है अरे यही तो स्ट्रेटेजी है, जो कमजोर लोग हैं उन लोगों को पहले मार देता हूँ, उसके बाद मैं आखिर में आऊंगा पावरफुल लोगों के साथ फाइट करने के लिए। लेकिन ये सुन के नामी का ईगो हर्ट हो जाता है। वो कहती है जोरो सामने से हटना जरा। जोरो को साइड में हटा देती है और वो हीट बॉल से अटैक करती है मोनेट के ऊपर। मोनेट मरती तो नहीं है क्योंकि उसने लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट खाया है, लेकिन उसको दर्द बहुत ज्यादा होता है। नामी कहती है हाँ मुझे लगा ही था हीट तेरे ऊपर काम करेगा, क्योंकि तूने खाया है स्नो डेविल फ्रूट। मेरे पीछे मत आना, समझ गई, और मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ। ये कहती हुई नामी और रॉबिन वहां से भग जाता है। जोरो कहता है इस लड़की में दम तो है, लेकिन तभी फिर से मोनेट गायब हो जाती है। जोरो कहते हैं ये बंदा मेरे साथ फाइट क्यों नहीं करना चाहता, बात बात पे गायब हो जाता है। हम लोग देखते हैं जो एंट्रेंस है उसको फिर से ब्लॉक कर देती है मोनेट, जिससे रॉबिन और नामी जा नहीं पाती, और नामी को चारों तरफ से जकड़ लेती है बर्फ से, और मोनेट उसके पीछे से एक बहुत बड़ा स्टैचू बना के बर्फ का उन लोग को मारने के लिए आते हैं। नामी बहुत ही मुश्किल से बचती है, लेकिन रॉबिन उसे तोड़ देता है उन दोनों
दोनों को बचा लेता है। इसके बाद मोनेट फिर से आ जाती है और कहती है तुम लोग बहुत ज्यादा बुरे इंसान हो, तुम लोग मेरे हर काम पे टांग रहते हो और इन बच्चों के दिमाग में ये फालतू का चीज किसने भर दिया। ये सुन के उन लोगों को भी गुस्सा आता है, कहता है हम लोगों ने किया है, तुम लोगों ने उन बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। मोनेट कहती है हाँ, ये बच्चे सीजर के टेस्ट सब्जेक्ट है और सीजर को और उसके टेस्ट सब्जेक्ट को बचाना मेरा जिम्मेदारी है। लेकिन उन लोगों का बात खत्म नहीं करने देता। जोरो अपने स्वॉर्ड स्लैश से उस बर्फ को काट देता है और कहता है रॉबी, नामी, तुम लोग यहाँ से निकलो, उन बच्चों को पकड़ो। वो लोग वहां से चले जाते हैं और जोरो वहां पर रह जाता है। जोरो कहता है अब होगा 1v1 और मोनेट भी अपने स्किल पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उसको लगता है उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा, जोरो भी नहीं। और यहाँ पर लूफी और मोमोनोस के कचरे के ढेर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मोमोनोस के पूरा दम लगा के ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है और नीचे की तरफ गिर जाता है क्योंकि बहुत दिनों से उसने खाना भी नहीं खाया है। और यहाँ पर उसप और उसके टीम के पीछे गैस लग जाता है। वो लोग कहते हैं ये गैस फिर से लीक कर रहा है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग होके हम लोग सी प्रिज्म स्टोन ढूंढेंगे। इसके बाद हम लोग बिस्किट रूम पे देखते हैं मोनेट जोरो के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करे जा रहा है, लेकिन जोरो हर बार को डॉज कर रहा है या तो ब्लॉक कर रहा है। मोनेट कहती है तुम मेरे बार को डॉज और ब्लॉक कर रहे हो, अटैक क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे लगता है तुम ज्यादा ताकतवर नहीं हो। मुझे पहले लगा था मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि मैं भी तुम्हें हरा सकती हूँ। तभी उन लोगों को किसी का आवाज सुनाई देता है। नेवी के G5 के सोल्जर और सांजी वहां पर आ रहे हैं। सोल्जर कहते हैं यहाँ पर तो हम लोग को कोई भी बच्चे नहीं दिख रहे। ये सुन के जो मोनेट है उसे भी गुस्सा आ जाती है और कहती है सब लोग इन बच्चों को लेना चाहते हैं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उन लोगों को हम लोगों ने किडनैप करके यहाँ पर लाया था, तुम लोग हमसे किडनैप करके ले जाना चाहते हो? सांजी सारे के सारे नेवी के सोल्जर को लीड करते हुए बिस्किट रूम के अंदर घुसता और कहता है हम लोग यहाँ से घुस रहे हैं और उस दरवाजे से निकल जाएंगे। और ये देख के जोरो कहता है सांजी तू उन नेवी के लोगों को लीड क्यों कर रहा है? सांजी कहता है ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है? तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, कहता है सुनो सब लोग, हम लोग इस मॉसेट का मजाक उड़ाते हुए भागेंगे। सांजी के साथ साथ नेवी के लोग भी जुड़ जाते हैं, सब लोग जोरो का मजाक उड़ाते हैं। जोरो कहता है ये बंदा सच में बहुत ज्यादा पिटेगा। तो वो कहता है अगर तुम लोग जाना ही चाहते हो तो उस दरवाजे से निकलो। नामी और रॉबिन भी उस तरह भी गए। ये सुन के सांजी कहता है अरे तेरे दिमाग में कुछ नहीं है, लेकिन तूने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। और जब वो मजाक उड़ाते हुए भाग रहा था, वो जोरो के पीछे मोनेट को देख लेता है और देख के हो जाता है बहुत ज्यादा नोज ब्लीड। वो वहां पर ही गिर जाता है और कहता है इस मॉसेट के पीछे इतना ज्यादा क्यूट एक लड़की। नेवी के जितने सारे लोग हैं सब लोग रुक जाते हैं और कहते हैं हाँ ये लड़की तो बहुत ज्यादा क्यूट है। उसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं ये कोई ह्यूमन गर्ल नहीं है, ये एक हार्पी है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज्यादा क्यूट है और मोनेट को भी मजा आ रहा है। जोरो कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, वो लड़की तुम्हारा एनिमी है। और मोनेट को भी कहता है तुम्हें भी इसमें मजा आ रहा है? मोनेट कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम लोग उन बच्चों को यहाँ से भगाना चाहते हो मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी। ये कहने के बाद वो एक एक करके नेवी के सोल्जर के ऊपर हमला कर देती है अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज करके। सब लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है और वो लोग कहते हैं ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, ये तो एक डेविल फ्रूट ईटर है। कोई कहता है ये लोगिया टाइप है और उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। और आखिर में एक लड़के को खाने ही वाला था, पीछे से आके कोई वार करता है, उसको काट देता है। और वो कहती है यहाँ पर एक सोर्स वुमेन है जो कि हाकी यूज कर सकता है। हम देखते हैं तशीकी का एंट्री होता है। तशीकी कहती है तुम लोग निकलो यहाँ से, तुम लोग हाकी नहीं यूज कर सकते, तुम लोग मरोगे। ये एक लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट ईटर है। और वो कहती है मैं यहाँ पर रहूंगी। सब लोग को हटा देता है, जाओ जाके उन बच्चों को बचाओ। तो जोरो कहता है तू यहाँ पर रुकने वाली है, लेकिन यहाँ पर क्या करने वाली है? वो कहती है देखो ये लड़की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट ईटर है, मुझे नहीं लगता तुम उसे अकेले हरा पाओगे, तो मैं तुम्हारा मदद करूंगी। ये सुन के जोरो कहता है क्या मेरा मदद करेगी तू? अगले सीन में हम लोग देखते हैं सांजी नेवी के G5 के ऑफिसर को लेके बाहर से निकल जाते हैं। सब लोग पूछते हैं भाई सांजी तुमने उस लड़की को हराने में तशीकी का मदद क्यों नहीं किया? सांजी कहता है ऐसा मैं नहीं कर सकता, एक लड़की के ऊपर मैं पैर नहीं उठा सकता, ये मेरे मोरल के खिलाफ है, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। सब लोग पूछते हैं अगर ऐसा कभी हुआ लाइफ एंड डेथ बैटल तब तुम क्या करोगे लड़कियों के साथ? सांजी कहता है तो उस लड़की को मैं जिता दूंगा, मैं मरना पसंद करूंगा। सब लोग कहते हैं ये बंदा कितना ज्यादा अलग है, लेकिन जोरो इसे देख के ऐसा लगता है लड़का और लड़की हो वो किसी को भी काट डालेगा, बहुत ज्यादा खतरनाक है। सांजी कहता है चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, जो मॉसेड है उसका भी एक सॉफ्ट साइड है और तशीकी चैन को भी कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है वो बिल्कुल ही सही सलामत होगी। लेकिन अभी हमारे सामने एक और बड़ा टास्क है, हम लोगों को रॉबिन चा और नामी चैन को दोनों को बचाना पड़ेगा और इन हरामी बच्चों को भी हम लोगों को बचाना पड़ेगा। चलो हम लोग जा रहे हैं लड़कियों को बचाने के लिए। उसके साथ साथ नेवी के जितने सारे लोग हैं सब लोग घुल मिल जाते हैं और सब लोग सांजी जैसे ही बन जाते हैं। और अभी बिस्किट रूम पे जोरो तशीकी और मोनेट है। जोरो कहता है तुम तुम्हारे लोगों के साथ बाहर क्यों नहीं चले जाते? तशीकी कहती है नहीं मैं यहाँ पर ही रहूंगी, ये मेरा फ्री व्हील है। जोरो कहता है ओ तो ये बात है, मैं भी एक पायरेट हूँ और तुम एक नेवी के लोग हो, तो ये भी मेरा फ्री व्हील है, मैं भी तुम्हें
तुम्हें मार सकता हूँ, मार दूं क्या? तशिकी कहती है नहीं, तुम मुझे नहीं मार पाओगे, ना तो मुझे मार पाओगे ना तो सामने जो लड़की है इसे मार पाओगे। जोरो कहता है क्या मैं नहीं मार पाऊंगा? उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तशिकी भी चिल्ला के कहती है हाँ तुम नहीं मार पाओगे, क्योंकि तुम लड़कियों को बहुत ज्यादा नीचा दिखाते हो, तुम्हें लगता है वो लोग बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, इसलिए तुमने मुझे हराने के बाद भी मुझे जिंदा छोड़ दिया था, क्योंकि तुम भी मुझे बहुत ज्यादा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और अगर ऐसा ही चलता रहा शायद वो लड़की तुम्हें ना हरा पाए, तुम भी नहीं जीत पाओगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, मुझे तुम्हारा मदद करना ही पड़ेगा, इस लड़की को हराना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लड़की यहाँ से चली गई तो मेरे जो क्रूमेट है उन लोगों को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, तो मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। जोरो कहता है ठीक है मैं यहाँ पर बैठा रहता हूँ, वैसे भी मेरा काम यह है कि मैं इस लड़की को मेरे दोस्तों से अलग रखूँ, उससे ही सब कुछ हो जाएगा। वो वहाँ पर बैठ जाता है। इसे देख के तशिकी कहती है तुम इतना ज़्यादा रिलैक्स कैसे रह सकते हो, यहाँ पर पॉइजन गैस आ रहे हैं, तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। जोरो कहता है मेरे ऊपर अटेंशन मत दे, तू पीछे देख, वो लड़की तेरे ऊपर हमला कर रही है, और मेरे तरह वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड नहीं है, वो तुझे छोड़ेगी नहीं, वो तुझे मारना चाहती है। उसके बाद ही मोनेट उसके पीछे से हमला करता है, लेकिन तशिकी पकड़ लेती है। तशिकी भी अपना हकी यूज़ करके उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन मोनेट बहुत ज़्यादा फास्ट है। वो कहती है स्मोकर का राइट हैंड गर्ल है तू, लेकिन मुझे लगा था तू बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, लेकिन तू तो स्ट्रांग है। वो भी अपना रिवोल्यूट का पावर यूज़ करती है बहुत ज़्यादा, जिसके साथ तशिकी अपना हकी का स्पीड मैच नहीं कर पाती, और मोनेट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसब के पीछे पड़ा हुआ है पॉइजनस गैस। उसब भाग रहा है और कहता है ये गैस मेरे पीछे ही क्यों आ रहा है, और गैस से बचने के लिए वो घुस जाता है एक लेबोरेटरी के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम लोग ब्रोक और किनेमोन को देखते हैं, उन लोगों को कुछ बच्चे की आवाज़ सुनाई देता है। वो लोग दौड़ते जाते हैं, देखते हैं ये एक और फैसिलिटी है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन किनेमोन बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और कहता है मेरा बेटा मोमोनोसुके, उसको किसी ने देखा है। उसका बात सुन के सारे बच्चे डर जाते हैं, और ब्रुक को देखने के बाद वो लोग तो और भी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है तुम लोग मोमोनोसुके को ढूंढ रहे हो, ये वही लड़की है जिसने देखा था मोमोनोसुके का ट्रांसफॉर्मेशन। अगले सीन में हम लोगों को फिर से दिखाया जाता है मोचा को, वो दौड़ रही है, उसके पीछे पीछे सारे बच्चे दौड़ रहा है। रॉबिन कहती है मैं रोकता हूँ इन बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को अपने रिवोल्यूट का पावर यूज करके रोक देती है, और चॉपर जाता है एक एक करके सब लोग को इंजेक्शन लगाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी उसके पीछे जा रहा है। मोचा कहती है नहीं, ये कैंडी मैं किसी को भी नहीं दूंगी, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी लेकिन किसी को भी नहीं दूंगी। तो मोचा के सामने नामी आ जाती है और कहती है मोचा तुम आगे भागते रहो, मैं इन लोगों को संभाल लूंगी, मैं किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ लूफी और मोमोनोसुके ऊपर से गिर रहा है, लेकिन लूफी अपने हाथ से मोमोनोसुके को पकड़ लेता है, एक और हाथ से दीवार को पकड़ लेता है और कहता है ठीक है ना तू। मोमोनोसुके बेहोशी हो जाता है, उसको पकड़ लेता है और दीवार को पंच करता है, उसके अंदर पैर घुसाता है और ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है और कहता है रुक जा सीजर, मैं आ रहा हूँ, और जब मैं आऊंगा मैं तुझे बहुत पीटूंगा। और यहाँ पर बिस्किट रूम पे अलग ही फाइट चल रहा है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा तगड़ा फाइट चलता है, लेकिन तशिकी थोड़ा सा वीक है और मोनेट उसके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है, उसे हराने ही वाला था, उसके हाथ को काटने ही वाला था। जोरो आ जाता है, एक स्वॉर्ड स्लैश करता है, मोनेट को उसे छोड़ना ही पड़ता है, उसके मुंह से खून निकल रहा है और जोरो कहता है तू बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा था, इसे हरा दूंगा उसे हरा दूंगा, लेकिन देख तेरा हालत कैसा हो गया, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे वापस जाना पड़ेगा अपने दोस्तों के पास। मोनेट सोचती है ये क्या हो गया, मुझे लगा था ये बंदा लड़कियों को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ से नहीं आता सही टाइम पे, उसके वार से मेरा गला ही कट जाता, मैं तो मरी जाती, उसने हाकी भी यूज किया था, ये क्या हो रहा है, क्या ये सच में मुझे मारना चाहता है, ऐसा नहीं हो सकता। जोरो धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आ रहा है और कहता है ओए लड़की, तूने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, जब तुझे लगा कि तू मुझे हरा नहीं पाएगी तब तुझे दुम दबा के भागना चाहिए था। हाँ, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिसको मैं काटना नहीं चाहता, मैं लड़कियों को मारना नहीं चाहता क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, लेकिन मुझे एक बात बता, क्या तूने कभी भी ऐसे जंगल में जंगली जानवर देखे हैं जो बहुत ज़्यादा खूंखार होते हैं और तू कह सकती है 100% ये बंदा मुझे नहीं काटेगा? नहीं, क्योंकि इस तरह के जंगली जानवर मैंने तो नहीं देखा जिसे मैं 100% कह सकता हूँ ये मुझे नहीं काटेगा, और यहाँ पर वो जंगली जानवर हूँ मैं। और जोरो का ये स्टाइल देख के, उसका बात सुन के सब लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। जोरो का ब्लड लश इतना ज़्यादा होते हैं, मोनेट वहाँ से हट भी नहीं पाती, उसका पैर जम जाती है और कहती है मैं अपना बॉडी हिला नहीं पा रही हूँ, वो आ रहा है, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। जोरो अभी धीरे धीरे दौड़ना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे दौड़ते हुए उसके पास जा रहा है, और जितना वो पास जा रहा है मोनेट की उतना ज़्यादा फट जाता है। जोरो अपना तलवार निकाल लेता है और चिल्ला के कहता है वन शॉट स्टाइल,
ड्रैगन स्ट्राइक। उससे मोनेट को ऊपर से नीचे तक उसे स्लाइस कर देता है, उसके 2 टुकड़े कर देता है, उसको काट डालता है। ये देख के तशिगी बहुत ज्यादा शॉक में है। उसे लगता था जोरो किसी लड़की के ऊपर हाथ ही नहीं उठा पाएगा, किसी लड़की को वो मारेगा ही नहीं, लेकिन जोरो ने उसके आंखों के सामने एक लड़की के 2 टुकड़े कर दिया। जोरो अपना तलवार रख लेता है और कहता है तुम दोनों को मिल गया तसल्ली, देखो एक लड़की को भी मैंने हरा दिया। ये कहने के बाद वो धीरे धीरे चलते हुए जा रहा है। तशिगी नोटिस करती है मोनेट अभी भी पूरी तरीके से मरा नहीं है। वो चिल्ला रही है लेकिन वो अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज नहीं कर पा रही, अपने बॉडी को एक साथ जोड़ नहीं पा रही क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तशिगी कहती है तुमने हाकी यूज नहीं किया इसलिए वो अभी भी जिंदा है, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो। हम लोग देखते हैं मोनेट बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन अपने बॉडी को एक साथ कर ही नहीं पा रही क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुकी है और उसे लग रहा था अगर जोरो ने हाकी यूज कर दिया होता तो वहीं पर ही उसका खेल खत्म हो जाता। वो इतना ज्यादा डर जाता है उसके बाद भी अपने बॉडी को ठीक से जोड़ नहीं पाती। तशिगी सोचती है स्ट्रॉ हैट क्रू के पायरेट 2 साल में ये लोग कितना ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं, अगर मैं अपना पूरा जिंदगी भी लगा देता हूँ क्या मैं इन लोगों को पकड़ पाऊंगा, इन लोगों को मैं हरा पाऊंगा। और जब वो ये सब कुछ सोच रही थी वहां पर मोनेट आ जाता है जोरो के पीछे और वो कहता है तुमने मुझे दया दिखाया, तुम मुझे ऐसे इंसल्ट कर रहे हो, मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगी जोरो, मैं तो तुम्हें मार के ही रहूंगी। लेकिन जोरो के ऊपर जब वो पीछे से हमला करता है हम लोग देखते हैं तशिगी आ जाती है, अपना हाकी यूज करके उसको मार डालती है और कहती है तुम ऑलरेडी हार चुके हो जोरो से, अभी उसके पीछे से हमला करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। और उसके बाद वो दौड़ती हुई जाती है जोरो के पास और कहती है देखा तुमने उसे मारा नहीं इसलिए वो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है, मुझे पता था तुम लड़कियों को मार नहीं पाओगे इसलिए मैं यहाँ पर रुक गई थी। जोरो कहता है हाँ तेरा मदद किसने मांगा था, अगर वो फिर से मेरे ऊपर हमला करती मैं उसे इस बार पूरी तरीके से खत्म कर देता। लेकिन वो कहता है ठीक है तूने अच्छा काम किया तशिगी, तूने अपने लोगों को बचा लिया और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसका क्रेडिट तू ले सकती है। ये सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है क्यों तुम मुझे हमेशा नीचा दिखाते हो, क्या तुम अपने आप को बहुत ज्यादा महान सोचते हो। जोरो कहता है ऑफ कोर्स सोचने की कोई जरूरत नहीं, मैं महान हुई। और बात करते करते तशिगी नीचे गिर जाती है। जोरो कहता है तू ठीक है, तशिगी कहती है नहीं चिंता करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर पॉइजन गैस आ रहा है, तुम यहाँ से निकलो। तशिगी का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है इसलिए वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम लोग मोचा को देखते हैं, वो दौड़ रही है और उसके पीछे पीछे उसके दोस्त दौड़ रहे हैं और उन बच्चों को रोकने के लिए रॉबिन और नामी अपना पूरा दम लगा देते हैं और चॉपर भी पीछे पीछे आ रहा है, एक एक बच्चे को पकड़ रहा है, उन लोगों को इंजेक्शन दे रहा है और जिन लोगों को इंजेक्शन दे रहा है कुछ ही देर बाद वो लोग ठीक हो जाता है, उन लोगों का दिमाग सही जगह पे आ जाता है। अगले सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं, वो दौड़ रहा है तशिगी को उठा के और तशिगी को होश आता है। वो देखती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे उठा क्यों लिया, ये बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग है, प्लीज मुझे नीचे उतार दो। लेकिन जोरो कहता है पागल हो चुकी है क्या, पीछे की तरफ देख यहाँ पर पॉइजनस गैस आ रहा है तो हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। तशिगी कहती है नहीं तुम गलत दिशा में जा रहे हो, उस दिशा में दौड़ो। तो जोरो कहता है फिर से गलती कर दिया। अगले सीन में हम लोग देखते हैं मोचा दौड़ते दौड़ते बहुत दूर तक आ जाती है और उसे समझ में नहीं आता अभी वो किस तरफ दौड़े। तभी हम लोग देखते हैं कुछ बच्चे पीछे से आते हैं, उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि इन बच्चों ने शॉर्टकट लिया था और उन लोगों के पीछे पीछे नामी रॉबिन चॉपर आ रहा है। वो लोग कहते हैं जल्दी करो, हम लोगों को मोचा को रोकना पड़ेगा, उन बच्चों को रोकना पड़ेगा, अगर उन बच्चों ने फिर से कैंडी खा लिया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग देखते हैं वहां पर और भी बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, उन लोगों को रोकने के लिए रॉबिन और नामी पूरा दम लगा देते हैं लेकिन रोक नहीं पाते, वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं लेकिन वो लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग देखते हैं मोचा को पकड़ के बाकी के बच्चे बहुत ज्यादा मार रहे हैं और कहते हैं कैंडी दे दे, कैंडी दे दे, तू अकेला नहीं खा सकती। लेकिन मोचा कहती है नहीं ये तुम लोग नहीं खा सकते, ये डेंजरस पॉइजन है, इसमें बहुत ज्यादा जहर है और अगर हम लोग इसे खाते हैं तो हम लोग इस लेबोरेटरी से, इस बिस्किट रूम से कभी भी भाग नहीं पाएंगे, कभी हम लोग हमारे माँ बाप से मिल नहीं पाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं उसका जो कैंडी का पैकेट है वो टूट जाता है और बहुत सारे कैंडी गिरने वाला था लेकिन मोचा ने सारे के सारे कैंडी उठा के अपने मुंह में डाल दिया है, उसने खुद खा लिया है। ये देख के चॉपर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मोचा ने क्यों खा लिया, उसने ऐसा क्यों किया, मैंने उसे बताया था इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसके वजह से तुम लोग मर भी सकते हो, तुम लोग एडल्ट भी नहीं बन पाओगे। लेकिन उसके बाद भी मोचा ने क्यों खा लिया। मोचा कहती है ये सारे के सारे मेरे दोस्त है और मैं अपने आंखों के सामने मेरे दोस्तों को मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए उसने खुद खा लिया और निगल भी लिया। और उसके बाद उसके मुंह से बहुत ज़्यादा गैस निकलता है, उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून भी निकलता है, वो नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। ये देख के बाकी के बच्चे रुक जाते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ, मोचा का हालत खराब लग रहा है। जो बच्चे कैंडी के लिए पागल हो गए थे वो बच्चे भी कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, मोचा का हालत बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है, लेकिन ये तो कैंडी है, ये तो टेस्टी कैंडी है, इससे क्या होता है। नामी और रॉबिन नोटिस करते हैं यहाँ पर जितने सारे बच्चे एक ही जगह पे रुक जाते हैं, वो लोग हिल भी नहीं पाते क्योंकि
क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो वो लोग चॉपर को उठा के दौड़ते हुए जा रहा है मोचा के पास। मोचा का बहुत ज्यादा खून निकल जाता है। वो बच्चे कहते हैं मोचा का ऐसा हाल क्यों हुआ, ये तो कैंडी है, ये तो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। लेकिन चॉपर चिल्ला चिल्ला के कहता है क्योंकि ये कैंडी की वजह से हुआ है, इसलिए मोचा नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को कुछ हो जाए, इसलिए खुद खा लिया ताकि वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके उसके दोस्तों को बचा सके। समझ में आया तुम लोगों को? रॉबिन कहती है चॉपर देखो सारे के सारे बच्चे एक जगह पे रुके हुए हैं, अभी हमारे पास चांस है, उन लोगों को मेडिसिन देना पड़ेगा। अगर अभी हम लोग उन लोगों को मेडिसिन नहीं देते बाद में हम लोग को टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन चॉपर कहता है नहीं, अभी मुझे मोचा का ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि अगर मैं उसका ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ तो वो मर जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं आ जाता है सांजी और नेवी के G5 के लोग। सांजी कहता है देखो सारे के सारे बच्चे खड़े हुए हैं, उन लोगों को पकड़ो, लेकिन उन लोगों को मारना मत। सारे के सारे बच्चे को पकड़ लेता है और वहां पर एक मेडिकल टीम भी होता है जो चॉपर का हेल्प करता है सारे के सारे बच्चों को इंजेक्शन देने में। और मोचा को उठा के वो लोग लेके चले जाते हैं ऑपरेटिंग रूम पे। दूसरी तरफ हम लोग बिल्डिंग C के कचरे के रूम का सीन देखते हैं जो अचानक से फट जाता है। सारे के सारे सोल्जर दौड़ते हुए आता है और कहते हैं यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर धमाका कैसे हुआ। सब लोग देखते हैं यहाँ पर लूफी आ चुका है और लूफी ने मोमो को अपने कंधे के ऊपर मफलर की तरह दे रखा है क्योंकि वो अभी बेहोश है। और लूफी को देखते ही सब लोग चिल्ला के कहते हैं अरे ये तो स्ट्रॉ हेड लूफी है, फायर करो। लेकिन फायर करने से पहले लूफी एक हकी का शॉट देता है, वहां पर जितने सारे सोल्जर है सब लोग बेहोश हो जाते हैं। बस एक सोल्जर अभी भी खड़ा हुआ है क्योंकि लूफी ने उसके ऊपर हकी का शॉट नहीं दिया था। उसको समझ में ही नहीं आता यहाँ पर हुआ क्या है, एक सेकंड में सब लोग डाउन कैसे हो गए। लूफी उसके सामने आता है और कहता है सीजर कहाँ पर है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। लूफी उसके कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है एक और बार पूछ रहा हूँ सीजर है कहाँ पर। और इस पॉइंट पे लूफी को हद से ज्यादा गुस्सा आ चुका है और उसे देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। वो बंदा अपने पैंट में सुसु कर देता है और कहता है बिल्डिंग R पे है। लूफी कहता है थैंक यू सीजर, अब तो तेरी खैर नहीं। वो चलते हुए जा रहा है और इसी पॉइंट पे ये वाला वीडियो खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।